दोस्तों, कल हमने आपको एनसीएफ 2005 पर कुछ बातें बताई थी, जिसमें मैंने एनसीएफ क्या होता है, एनसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, एनसीएफ को किस समिति के तहत लाया गया, तो आपको मैंने बताया था प्रोफेसर यशपाल समिति के तहत लाया गया था। और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। मैंने वहाँ पर बहुत सारी चर्चा की थी कि एनसीएफ की मुख्य बातें, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा प्रक्रिया को क्या करना है, रटंत मुक्त करना है। ये सारी बातें कल के क्लास में चर्चा हो चुकी है। तो आज के क्लास में एनसीएफ को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनसीएफ के सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा, एनसीएफ जो बना है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो बनी है, उसके टोटल 5 सिद्धांत बताए गए हैं। कितने सिद्धांत बताए गए हैं? 5 सिद्धांत बताए गए हैं। आपको याद रखना है, आपसे प्रश्न यहाँ से बना हुआ है सीटेट में कि एनसीएफ 2005 के कुल कितने सिद्धांत हैं। तो एनसीएफ 2005 के टोटल 5 सिद्धांत हैं। आइए देखते हैं वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखिए, पहला सिद्धांत आपका है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ये पहला सिद्धांत आपका है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। कहने का मतलब क्या है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने का मतलब क्या है कि बालक का ज्ञान स्कूल तक ही सीमित न रहे, स्कूल से बाहर के ज्ञान को भी बालक के साथ क्या करना है? जोड़ना है। ये बात ध्यान रखना है। एनसीएफ 2005 में 5 के पहले सिद्धांत में ये कहा गया है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी ज्ञान से क्या करना है? जोड़ना है। बालक के ज्ञान को स्कूल के बाहरी ज्ञान से क्या करना है? जोड़ना है। दूसरी बात क्या कही गई है? तो दूसरा सिद्धांत यह है कि बालकों की परीक्षा प्रणालियों को लचीलेपन युक्त करना तथा कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना। इसका मतलब क्या है कि बालक की जो परीक्षा प्रणाली है वह लचीलापन हो और कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना। जो कक्षा में गतिविधियां होती हैं, जो पिछली कक्षा में हो चुकी हैं, जो वर्तमान में होने वाली हैं, इन दोनों गतिविधियों को आपस में क्या करना है? जोड़ना है। तो ध्यान रखना है, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना हुआ है और उस क्वेश्चन को बार बार हम लोग सीटेट के पेपर में देखते हैं। तो आपको भी आज ध्यान रखना है कि वह क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यह है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कहाँ तक की परीक्षा को ऐच्छिक कहा गया है? मतलब ऐच्छिक हो, किस क्लास तक की परीक्षा ऐच्छिक हो? तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने आईएमपी पॉइंट में लिखा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं तक की परीक्षा कैसी होनी चाहिए? ऐच्छिक हो। एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं तक की परीक्षा कैसी होनी चाहिए? ऐच्छिक होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये सीटेट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये सीटेट एग्जाम का प्रीवियस पेपर निकाल के आप देख लीजिएगा, उस पेपर में पूछा जा चुका है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार किस क्लास तक की परीक्षा को ऐच्छिक माना गया है? तो आप बताएंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं तक की परीक्षा कैसी होनी चाहिए? ऐच्छिक होनी चाहिए। तो ये दूसरे सिद्धांत से ही निकल कर आता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि दूसरा सिद्धांत कहा है कि बालकों की परीक्षा प्रणालियों को लचीलेपन युक्त करना है। इसका मतलब क्या है कि बालक की परीक्षा प्रणाली लचीलापन होना चाहिए। अब उसमें कठोरता की भावना नहीं होनी चाहिए, जिससे बालक को क्या हो, तमाम तरह की परेशानी हो, बालक उसको बोझ समझे। अब ध्यान रखिए कि 2 सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिए। तीसरे सिद्धांत में बालक ने क्या कहा, एनसीएफ के अनुसार बालक को क्या कहा गया है? तो ध्यान रखिए, तीसरे सिद्धांत में कहा गया है कि बालकों की शिक्षण प्रक्रिया रटंत पद्धति से मुक्त हो। मतलब क्या है कि बालकों की जो शिक्षण प्रक्रिया है वह रटंत पद्धति से मुक्त हो। जैसे बालक रट के न पढ़े, रटंत जो बात होती है रट के पढ़ी जाती है, उससे बालक में कम समझदारी आती है। इसलिए एनसीएफ 2005 के सिद्धांत में ये तय किया गया है कि बालक की जो शिक्षण प्रक्रिया हो वो क्या हो? रटंत पद्धति से मुक्त हो। अगला सिद्धांत यहाँ पर ये कहता है कि बालकों का चौमुखी विकास पर पाठ्यचर्या हो।
पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का चौमुखी विकास हो। मैंने यहाँ पर चौथे सिद्धांत में ये कहा गया है कि बालकों की चौमुखी विकास पर पाठ्यचर्या हो। कहने का मतलब क्या है कि बालक को जो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, जिस चीज़ पर चर्चा की जा रही है, उससे बालक का सर्वांगीण विकास हो, ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए। ये चौथे सिद्धांत में कहा गया। और पांचवा सिद्धांत बहुत ही आईएमपी है। यह सिद्धांत सबको आना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन चुका है। जैसे देखिए कि आपसे पूछा जाता है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो आप बताते हो कि हमारी राष्ट्रीयता क्या है, भारतीय है। मतलब कि बालक के अंदर ऐसी पहचान का विकास करना जिससे बालक के बालक के अंदर राष्ट्रीय हित से संबंधित समस्याएं शामिल हो जाएं। माने बालक के अंदर ऐसी भावना का विकास करें जिससे जिससे बालक में राष्ट्र से संबंधित चिंताएं भी क्या हो, शामिल हों। तो पांचवा सिद्धांत ये कहता है कि बालकों में एक ऐसी अधिवासी पहचान का विकास हो जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय समस्याएं शामिल हों या राष्ट्रीय चिंताएं क्या हो, शामिल हों। तो ये 5 सिद्धांत हैं। 5 सिद्धांतों से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा? सीटेट में कई बार क्वेश्चन बना है कि निम्नलिखित में एनसीएफ 2005 का सिद्धांत है, चाहे निम्नलिखित के अनुसार एनसीएफ 2005 की कौन सी बातें अंतर्निहित हैं। इन पांचों सिद्धांतों से ही क्वेश्चन बनेगा। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं। आपको मैं बता देता हूं कि एनसीएफ 2005 में टोटल 5 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से क्या करना है, जोड़ना है। पहला सिद्धांत क्या कहता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? बालकों की परीक्षा प्रणालियों को लचीलेपन युक्त करना तथा कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना। तीसरा, अब इसी में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 के अनुसार किस क्लास तक की परीक्षा को लचीलापन बनाने की बात कही गई है, तो आप याद कर लो कि 10वीं तक की परीक्षा क्या हो, ऐच्छिक हो, लचीलेपन हो। मतलब वहाँ तक की परीक्षा कैसी होनी चाहिए, ऐच्छिक होनी चाहिए, इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, बच्चे की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? बालकों की शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, रटन पद्धति से मुक्त होनी चाहिए। बालक को कोई भी बातें पढ़ाई जाए उसको रटा रटा के न पढ़ाई जाए, उसको समझा कर पढ़ाई जाए, इसीलिए ये सिद्धांत बना हुआ है। और चौथा सिद्धांत क्या कहता है? बालकों की चौमुखी विकास पर पाठ्यचर्या हो। पाठ्यचर्या ऐसी हो जिससे बालक का क्या हो, चौमुखी विकास हो। और पांचवा सिद्धांत क्या कहता है कि बालकों में एक ऐसी अधिवासी पहचान का विकास करना, मतलब अंदर एक ऐसी भावना का विकास करना जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय समस्याएं क्या हो, शामिल हो। मतलब राष्ट्रीय समस्याएं शामिल हो, राष्ट्रीय चिंताएं शामिल हो। यह बालक को माने बालक के अंदर क्या करना, हमें इस ऐसी पहचान को विकसित करना है। तो एनसीएफ 2005 की ये 5 सिद्धांत हैं जो आपके सामने हैं। आप इसका नोट बनाइए, आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए, आप इसको अच्छे से तैयार करिए, तो आपका सीटेट का एक प्रश्न बन जाएगा। दोस्तों, एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों की हमने चर्चा कर लिया है, जिसमें मैंने 5 सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत किए। उन पांचों सिद्धांतों को बहुत ही बेहतर तरीके से बताया। उन पांचों सिद्धांतों से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी बात मैंने बता दिया। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि अन्य विषयों के साथ एनसीएफ 2005 का क्या उद्देश्य निर्धारित किया गया है। जैसे देखिए, कुछ मुख्य मुख्य विषय हैं, उन विषयों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपके पेपर में पूछा जाएगा कि ये बताइए सामाजिक विषय के शिक्षण का क्या उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विषय के शिक्षण का क्या उद्देश्य है, विज्ञान विषय के शिक्षण का क्या उद्देश्य है, गणित के शिक्षण का क्या उद्देश्य है, कला को समाहित करने का क्या उद्देश्य है। तो ध्यान रखिए, इन उद्देश्यों से भी प्रश्न बनाए जाएंगे और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ
कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान या सामाजिक विषय के शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक विषय के शिक्षण, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सामाजिक विषय के शिक्षण का उद्देश्य पहला है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में आलोचनात्मक व मानसिक जागरूकता विकसित करना। मतलब सामाजिक विषय का शिक्षण क्यों किया जाए, क्यों इसलिए किया जाए कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और मानसिक जागरूकता विकसित हो। आलोचना कैसी करनी है, इसके लिए उसमें किस प्रकार की मानसिक जागरूकता विकसित हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विषय का शिक्षण करना चाहिए। दूसरी चीज कि सामाजिक शिक्षण के द्वारा बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना चाहिए। अब लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा संवैधानिक मूल्य क्या है, लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, लोगों का तंत्र क्या है, प्रजातांत्रिक मूल्य क्या है, कैसे रहना है, कैसे एक दूसरे की भावना को समझना है, कैसे हमें एक दूसरे को एक साथ लेकर चलना है, कैसे हमें दूसरे की भलाई के लिए तत्पर रहना है, इस प्रकार के मूल्यों का क्या करना है, विकसित करना है। तो ध्यान रखिए, सामाजिक विषय के शिक्षण के उद्देश्य में मैंने 2 पार्ट लगाया है। सामाजिक विषय के शिक्षण के उद्देश्य में पहला है कि बालकों में आलोचनात्मक व मानसिक जागरूकता विकसित करना है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि विद्यार्थियों में या बालकों में आलोचनात्मक व मानसिक जागरूकता विकसित करना। दूसरा क्या है कि सामाजिक शिक्षण के द्वारा बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। क्या मैंने बताया, सामाजिक शिक्षण के द्वारा बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। आगे देखिए, विज्ञान शिक्षण। अब सामाजिक शिक्षण हो चुका है, विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। तो ध्यान रखिए, विज्ञान में क्या होता है कि बालक जिज्ञासु बनता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति, वो सृजनशील होता है। सृजनशील मतलब नए नए खोजों की तरफ जाता है, नए नए खोजों को जन्म देता है, नई नई चीज़ों को वो जानना चाहता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है। तो देखिए, विज्ञान शिक्षण के द्वारा बालक में जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं सृजनशीलता प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। हमें विज्ञान शिक्षण कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो विज्ञान शिक्षण का यही उद्देश्य है कि बालक कैसे जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनेगा, कैसे वह सृजनशील बनेगा, इसलिए विज्ञान शिक्षण करना चाहिए। तो मतलब विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य है, तो विज्ञान शिक्षण का यही उद्देश्य है कि विज्ञान शिक्षण के द्वारा बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं सृजनशीलता की प्रवृत्ति का क्या करना है, विकास करना है। अब गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है, तो गणित शिक्षण का उद्देश्य यही है कि बालकों में गणना करने की क्षमता का विकास करना। बालक कैसे गणना करेगा, ध्यान रखिए, बालक को गणना करने के लिए हमें जो बताना है, जो क्षमता विकसित करना है, वही हमारा क्या है, गणित शिक्षण का क्या है, उद्देश्य है। तो मैंने आपको बताया कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो पहला क्या है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। क्या बताया मैंने, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। उसके बाद आप बताएंगे कि बालकों में आलोचनात्मक व मानसिक जागरूकता का विकास करना। ये 2 बात है सामाजिक शिक्षण का। पहला क्या बताया कि आलोचनात्मक व मानसिक जागरूकता का विकास करना। दूसरा क्या है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। अब विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य है, तो विज्ञान शिक्षण के द्वारा बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं सृजनशील प्रवृत्ति का क्या करना, विकास करना। और गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है, तो बालकों में गणना करने की क्षमता का विकास करना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके आगे थोड़ा सा और है जो मैं आपको बताऊं। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ लिया कि गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है। मैंने बताया कि गणित शिक्षण का उद्देश्य ये गणना की क्षमता का विकास करना। विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य है, बालक में जिज्ञासु प्रवृत्ति व सृजनशीलता का विकास करना। और सामाजिक विषय के शिक्षण का क्या उद्देश्य है, तो आलोचनात्मक व मानसिक जागरूकता का विकास करना व लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। अब प्रश्न पूछा जा सकता है
कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कला शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो ध्यान रखिए, कला क्यों पढ़ाई जाती है। तो कला का मतलब ये हो गया कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कला शिक्षण का यही उद्देश्य है कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसकी कला शिक्षण के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे बालक के सामने। दूसरा क्या है कि छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। कला शिक्षण के द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व व मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व क्या है, यह भी आपके सीडीपी में पढ़ना है, उसको भी मैं कवर करूँगा। लेकिन पहले मैंने आपको बताया था कि मैं 1 महीने के समय में, कम से कम समय में उन टॉपिकों को कवर करूँगा जिन टॉपिकों से अधिकतम प्रश्न बनते हैं और वहाँ से प्रश्न बनने क्या है, श्योर हैं। तो ध्यान रखिए कि कला शिक्षण का क्या उद्देश्य है। मैंने बताया सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। दूसरा क्या है कि बालक के व्यक्तित्व व मानसिक स्वास्थ्य को क्या करना, विकसित करना। अब हमें पढ़ना है कि एनसीएफ 2005 के द्वारा शिक्षा संबंधित क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा संबंधित उद्देश्य यही है कि पहला उद्देश्य आपका यह है कि बालकों में विचार तथा कर्म की स्वतंत्रता देने का उद्देश्य। ध्यान रखिए कि बालक में विचार तथा कर्म की स्वतंत्रता देने का उद्देश्य है। पहला शिक्षा संबंधित उद्देश्य में यही कहा गया है कि बालकों में कर्म तथा विचार से संबंधित स्वतंत्रता देने का उद्देश्य। कर्म कैसा करेगा, काम करने का एक स्वतंत्रता होना चाहिए, उसके विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो अपने विचारों को क्या कर सके, दूसरे के सामने प्रकट कर सके। दूसरी उद्देश्य क्या है, तो दूसरों की भलाई के लिए तत्परता। मतलब एनसीएफ 2005 में शिक्षा संबंधित उद्देश्य के द्वारा यह बताया गया है कि दूसरों की भलाई के लिए तत्परता। बालक में ऐसी क्षमता, ऐसी भावना का विकास करना चाहिए जिससे वह दूसरों की भलाई के लिए सदैव क्या रहे, तत्पर रहे। तीसरी क्या है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी की प्रवृत्ति। अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जो हमारी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया होती है, उस प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में वह क्या हो, शामिल हो, अपना एक अंश बनाए। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या करना, विकसित करना। क्षमता को क्या करना, विकसित करना। चौथा क्या है, नवीन परिस्थितियों से सामना करने की क्षमता का विकास करना। बालक जब बड़ा जैसे जैसे होता है वैसे वैसे उसके सामने नई नई परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों से कैसे वो सामना करेगा, उन परिस्थितियों के बीच कैसे अपने आप को ढालेगा, इस प्रकार की क्षमता का क्या करना, विकास करना। और पांचवी क्या है, तो बालकों को सामाजिक बदलाव के लिए तत्पर रखना। जैसे जैसे समाज में बदलाव होते जा रहे हैं उस प्रकार के बदलाव के लिए वो क्या हो, सदैव तत्पर रहे, उन प्रकार के बदलाव को वो झेल सके। इस प्रकार की उसके अंदर क्या करना, क्षमता का विकास करना। और ये सारी क्षमता का विकास किसके माध्यम से किया जाएगा, तो शिक्षा के माध्यम से। तो इसलिए एनसीएफ 2005 में शिक्षा संबंधित उद्देश्य रखे गए। तो ध्यान रखिए, एक बार मैं कुछ बातों को और जिक्र कर देता हूँ कि एनसीएफ 2005 में शिक्षा संबंधित उद्देश्य क्या है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके पेपर में बन चुका है। मतलब सीटेट के पेपर में यहाँ से भी प्रश्न बन चुका है, सीटेट के पेपर में यहाँ से भी प्रश्न बन चुका है, और सीटेट के पेपर में यहाँ से भी प्रश्न बन चुका है। तो आपको ध्यान देना है कि एनसीएफ 2005 में शिक्षा संबंधित क्या उद्देश्य है, आपसे अभी भी पूछा जाए तो इन सारे उद्देश्यों को आप ध्यान में रखोगे कि बालकों में विचार तथा कर्म की स्वतंत्रता देने का उद्देश्य। उसके बाद दूसरों की भलाई के लिए सदैव क्या रहे, वो तत्पर रहे। फिर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी की प्रवृत्ति हो, उसके अंदर नवीन परिस्थितियों से सामना करने की क्षमता का विकास हो। बालकों में सामाजिक बदलाव के लिए तत्पर रखना, बालकों में सामाजिक बदलाव के लिए क्या करना, तत्पर रखना। माने बालक को सामाजिक बदलाव आता है तो वो क्या है, उसके लिए तत्पर रहे कि समाज में बदलाव आएगा तो उसको वो झेल लेगा। तो आप देखिए, इतनी सारी बातें मैंने एनसीएफ 2005 के अंतर्गत चर्चा किया। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन बन सकता है।
तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। तो कल मैंने बताया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इसके आगे आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि एनसीएफ 2005 किस समिति के तहत लाया गया। चाहे एनसीएफ 2005 को लाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी। तेजपाल समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध पर आधारित है। तो मैंने कल बताया था सभ्यता और प्रगति के निबंध पर आधारित है। एनसीएफ 2005 में पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दो बातें मैंने बताई थी। तो पाठ्यक्रम जो बताया गया था कि शिक्षक की दृष्टि में बनता है, और पाठ्यचर्या जो होती है छात्र को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। और बातें मैंने बताए थे कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि जो हमारी शिक्षा प्रक्रिया है, जो हम बच्चों को सिखाते हैं, वो सिखाने की प्रक्रिया हमारी क्या होनी चाहिए, रटंत पद्धति से मुक्त होनी चाहिए, मतलब रटने पर आधारित नहीं होनी चाहिए। और बातें मैंने क्या बताई थी, यही बातें बताई थी कि एनसीएफ 2005 के कितने सिद्धांत हैं। तो आज मैंने बताया कि एनसीएफ 2005 के टोटल 5 सिद्धांत हैं। उन पांचों सिद्धांतों का मैंने जिक्र कर लिया। एनसीएफ 2005 के द्वारा सामाजिक विषय के शिक्षण का क्या उद्देश्य है, विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य है, गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है, कला शिक्षण का क्या उद्देश्य है, इन सारी बातों का मैंने जिक्र किया है। और ये सारे प्रश्न आपके पेपर में बन चुके हैं। मैं उन टॉपिकों को ही अधिक से अधिक कवर करने का प्रयास कर रहा हूं जहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। क्वेश्चन बनने की ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, संभावना होती है। तो मैंने एनसीएफ 2005 को कम से कम लेक्चर में समाहित किया है, सम्मिलित किया है। तो आप अच्छे से इन सारे लेक्चरों को देखिए, पढ़िए, समझिए। अगर किसी बात में आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए, हमें बताइए सर यहाँ कुछ दिक्कत है, इसको देख लीजिए। तो मैं ज़रूर देखूँगा, मैं उसको समझूँगा, और इसके आगे आपको कुछ और चैप्टर लेके आऊँगा जो आपके पेपर में आता है, महत्वपूर्ण रूप से वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो हम आगे अगले दिन चर्चा करेंगे। तो आप आज का नोट तैयार कर लीजिएगा, आज का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आप नोट बनाइए, पढ़िए अच्छे से, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।